बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है समानता इक्वालिटी। तो ये पार्ट 3 है बच्चों, और पार्ट 3 में एक ही टॉपिक आपका लास्ट बचा है जो कि है सकारात्मक कार्यवाही। तो वीडियो अराउंड आपकी 10 मिनट के आसपास की बनेगी, तो ध्यान से देखिएगा, आपको ये जो टॉपिक है आपका वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सकारात्मक कार्यवाही जो है। इसके अर्थ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए सकारात्मक कार्यवाही अर्थात तुरंत कदम उठाना। तो यहाँ पे भी इसका यही अर्थ है कि सरकार को समानता स्थापित करने के लिए, समानता में वृद्धि लाने के लिए शीघ्र यानी कि जल्दी ही ठोस कदम उठाने चाहिए। अर्थात कोई भी समानता होती है, मतलब समाज में यदि समानता को स्थापित करना है तो सकारात्मक कार्यवाही के तहत सरकार को शीघ्र एवं ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि जो वंचित समुदाय हैं उनको छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी जो सुविधाएं हैं उनको दिया जाना। ठीक है, जो वंचित समुदाय हैं उनके लिए, अर्थात जो अगड़े पिछले हैं और जो अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, इनको स्कूलों में छात्रवृत्ति दी जाए, इनको हॉस्टल जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। वहीं इनको लेकर नौकरियां एवं जो शैक्षिक संस्थान है इनमें प्रवेश के लिए इनकी अलग से एक विशेष व्यवस्था की नीतियां बनानी चाहिए, जिससे ये भी अपना विकास कर सकें। वहीं कि निम्न तथा वंचित समुदाय है, इन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, ये तो हमने देख ही लिया। अब एक चीज हो रही है कि लोगों के साथ विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उभरने में सक्षम बनाएगा, और फिर यह अन्य समुदायों को समानता के आधार पर ये जो है फिर उनसे क्या कर सकेंगे, प्रतिस्पर्धा उनसे कर पाएंगे। अर्थात देखिए ये जो निम्न और जो वंचित समुदाय के लोग हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ए पार्टी, ये जो ए बंदे हैं ये निम्न एवं वंचित समुदाय के हैं, और ये जो बी हैं वो पहले से समृद्ध हैं। तो इन्हें जब आप थोड़ी सी विशेष सुविधाएं देंगे तो ये उन विशेष सुविधाओं का लाभ उठाकर जो ये बी वाला पार्ट है, बी वाला जो समुदाय है, इनके बराबर पहुंच पाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो जब इक्वल हो जाएंगे उसके बाद इन्हें विशेष सुविधाएं देने की आपको जरूरत नहीं है, ये फिर इनसे प्रतिस्पर्धा करने के काबिल बन जाएंगे। तो सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ यही है कि समानता स्थापित करने के लिए शीघ्र एवं ठोस कदम उठाए जाएं, एवं इसके अंतर्गत जो वंचित समुदाय हैं उनको कुछ अहम उनके साथ बर्ताव करके उन्हें बाकी समाज के जो लोग हैं उनके जैसा बनाया जाए, और जब ये बन जाए तो उनसे वो जो अधिकार है वो हटा लिया जाए। तो ये है सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ। अब देखिए सकारात्मक कार्यवाही के अर्थ के संदर्भ में कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। जैसे आलोचक जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो विशेष बर्ताव है सकारात्मक कार्यवाही के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपने क्या किया है, उन लोगों को आरक्षण दे दिया गया। तो आरक्षण क्या है, एक भेदभावपूर्ण नीति है। अब देखिए इनके कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब ये है कि जो वंचित जो समुदाय हैं उनको उच्च शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, या फिर जो कोटा दिया गया है, इसका कोई भी विशेष प्रावधान जो है वो संविधान जो है वो नहीं कहता है। हालांकि ऐसा है तो प्रावधान, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है वो मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। आपने समान व्यवहार के अधिकार अर्थात सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था। समानता को स्थापित करने के लिए समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो वो जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के तहत ये सकारात्मक कार्यवाही जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वंचित समुदायों को आप शिक्षा नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं, वहीं जो सामान्य समुदाय हैं उन्हें आप नहीं दे रहे हैं, तो ये जो है वो संविधान के खिलाफ है। तो आलोचकों का ये कहना है। और आगे देखते हैं इसी से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में। तो देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण विषय और क्या क्या है। सबसे पहले तो जब कभी कुछ सीमित स्थानों एवं नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है तब वंचित समुदाय के लोग अलाभकारी स्थिति के शिकार हो सकते हैं। अर्थात कुछ सीमित स्थानों के लिए ही, ठीक है, सीमित स्थान अर्थात किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ कार्य किया जाना है, तो उसके लिए कुछ सदस्यों का चुनाव होना है, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई नौकरी निकली है, ठीक है, तो उसका अगर सदस्यों का चुनाव किया जाना है, तो ऐसी प्रतिस्पर्धा में जो वंचित समुदाय होगा वो क्या होगा, अलाभकारी होगा, क्योंकि वहां पर ये जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो है वो उनका शोषण कर लेंगे और उनके जो अवसर की समानता है उसको खत्म कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे शिक्षार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वाले
ठीक है, मतलब अपने उनका जो समुदाय है, उनकी जो पीढ़ी है, खानदान से जो पीढ़ी चली आ रही है, उसमें ये पहले व्यक्ति हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं। इनके माता पिता, इनके पूर्वज जो थे वो अशिक्षित थे। तो ऐसा किस वजह से संबंधित हुआ? जब वंचित समुदायों को आरक्षण दिया गया, तभी वो जो है वो पढ़ लिख सका है बंदा, ठीक है। उसी तरह से दलित, स्त्री, वर्जना और वंचना के शिकार व अन्य श्रेणियों से आने वाले सदस्य कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकारी होते हैं। अर्थात जैसे दलित लोग हैं, ठीक है, स्त्री जो है, ठीक है, इनको वर्जना और वंचना अर्थात इनके विरुद्ध जो शोषण होता है इनका, ठीक है, उससे बचाने के लिए एवं अन्य श्रेणी से आने वाले जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेष सहायता दी जानी चाहिए, जिसके ये अधिकारी हैं, ठीक है। आगे ये कहते हैं लोगों को विशेष सहायता, यानी कि ये जो अधिकार देने की बात की गई है, सहायता देने की बात की गई है, ये सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य को समानता लाने वाली जो सामाजिक नीतियां हैं उसे बनाना चाहिए, ताकि जो समाज है उसमें समानता लाई जा सके। फिर आगे देखिए, आगे क्या क्या और इसके अभी और पॉइंट हैं। अब जैसे देखिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए था उससे कम किया गया। अर्थात लोग जो है वो ये कहते हैं कि भारत में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति है, वंचित जनसंख्या, उसके लिए जो करना चाहिए वो काफी कम है। जैसे कि अभी भी स्कूली शिक्षा में असमानताएं देखी जा सकती है। जैसे ग्रामीण और शहरी जो क्षेत्र है, मतलब जो शहरों की झोपड़पट्टियां और शहरों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इनमें बहुत सारे गरीब बच्चों को स्कूल जाने की संभावना नहीं के बराबर है। अर्थात बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल जाते ही नहीं है या फिर माता पिता उन्हें नहीं भेजते। तो ऐसे में उनका जो शिक्षा का अवसर है वो खत्म हो जाता है। और अगर इन बच्चों को स्कूल जाने का अवसर मिल भी गया तो उनके जो स्कूल होंगे उनके पास ने देने के लिए कुछ नहीं होता है। अर्थात उन स्कूलों के पास इनको अच्छे से पढ़ाने के लिए संसाधन नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है वो अमीर वर्ग के छात्र हैं जिनके पास सभी सुविधाएं हैं, यानी कि सभी सुविधाएं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अच्छे टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यदि गरीब वर्ग और जो अमीर वर्ग है इन दोनों के बीच की यदि प्रतिस्पर्धा होती है स्टूडेंट की, तो क्या होता है कि ग्रामीण इलाके के बच्चे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे संसाधन है ही नहीं जिससे वो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रख सकें। तो सिंपल सी बात है, कौन जीतेगा? शहरी इलाके वाला, जिसके पास संसाधन है। तो ये इसकी अन्य महत्वपूर्ण बातें हो गई। और अभी आगे और भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखिए। समानता का उद्देश्य क्या है? समानता का उद्देश्य जो है उससे संबंधित बहुत सारे नारीवादी आंदोलन भी उठाए गए, जो कि 19वीं सदी में स्त्रियों के द्वारा उठाए गए थे। कौन कौन से? जैसे कि देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पे कहा गया है कि 19वीं सदी में स्त्रियों के द्वारा नारीवादी जो आंदोलन उठाए गए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उस प्रकार की मांग की जैसे कि अधिकार पुरुषों के हाथ से थे। अर्थात 19वीं सदी में स्त्रियों ने जो आंदोलन किए उसमें उन्होंने मांग की कि भाई हमें जो है वो मताधिकार अर्थात वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हमें कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार होना चाहिए, और अगर हम काम करते हैं फैक्ट्री वगैरह में तो हमें भी काम उसी प्रकार का मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिल रहा है, एवं जो वेतन है वो भी समान मिलना चाहिए। ठीक है। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अर्थात जो स्त्रियां हैं जब उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया तो उन्हें पता चला कि जो काम पुरुष कर रहे हैं वही काम यदि स्त्री करती है तो वही काम को करने के लिए स्त्री को कुछ अन्य विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए उन्होंने क्या किया, मातृत्व अवकाश और कार्य स्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना न तो गंभीरता पूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी वे, न ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी। दूसरे शब्दों में पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत पड़ती है। अर्थात जो महिलाएं हैं यदि वो पुरुषों के समान फैक्ट्रियों में कार्य करती हैं तो उन्हें कई बार विशेष बर्ताव की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि जब वो मातृत्व धारण करती है, गर्भ धारण करती है तो उन्हें अवकाश मिलना चाहिए। कार्यस्थल जो है
वहां पर कुछ ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर वो बैठ के आराम भी कर सके, ठीक है। और तो ये चीज जो है वो आई होप आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे जो है वो सकारात्मक कार्यवाही के बारे में ये सारी बातें खत्म होती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का भी कह सकते हैं, कि देखिए विशेष बर्ताव के द्वारा, ठीक है, विशेष बर्ताव का जो उद्देश्य है वो औचित्य, इसका जो है उद्देश्य जो है वो है एक न्याय पर समता मूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा कुछ और नहीं। अर्थात विशेष बर्ताव का जो उद्देश्य है वो सिर्फ समाज में न्याय स्थापित एवं समता मूलक, अर्थात जहाँ पे सभी लोग समान तरीके से कार्य कर सकें, ऐसे समाज को बढ़ावा देने के अलावा इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो बच्चों सकारात्मक कार्यवाही के बारे में जो आज का हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म होता है। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ क्या होता है, इसके अंतर्गत आलोचक क्या क्या बातें करते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में, किस किस को यहाँ पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, किस किस को आरक्षण नहीं दिया चाहिए, और कौन कौन से जो उदाहरण है उसके बारे में हमने समझा। और इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये जो वीडियो है वो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए बच्चों वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।